मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, वो हम सब समझेंगे। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओनली व्हाट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। हम उससे आगे कुछ नहीं समझने वाले, राइट। ये बेसिक टॉपिक आपने 11 में लर्न किया ही है, राइट। पर लेट्स सी, राइट, कितना आपको याद है। सो यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 चीजें हम समझने वाले हैं: मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। और उसके बाद हम कल से जो जाएंगे वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपको ये समझना है, उससे पहले आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन थे वो समझना जरूरी है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार इसका जिक्र आता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, और काफी नाम भी आते हैं। तो आपको नाम से पता हो जाना चाहिए कि वो इकोनॉमिक्स क्लासिकल थे, क्लासिकल यानी पुराने थे, या फिर नए थे। क्लासिकल मीन्स ओल्ड वंस। सो फेमस क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अगर नाम अगर आप पढ़े तो है एडम स्मिथ, जॉन बैप्टिस्ट से, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ये सब के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में। जैसे आदम स्मिथ को तो फादर बोला जाता है इकोनॉमिक्स का। जॉन बैप्टिस्ट से, उसका एक सेज लॉ है, राइट, जो आगे जाके केन्स उनको खारिज करते हैं। जब तक क्लासिकल इकोनॉमिक्स चला तब तक ये सेज का लॉ बहुत फेमस हुआ। डेविड रिकार्डो, जिन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडेशंस रखे। थॉमस रॉबर्ट माल्थुस, जिन्होंने पॉपुलेशन से आने वाली आपत्तियां पहले से प्रेडिक्ट की थी कि अगर दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं होगा। एंड द लास्ट वाज जॉन स्टुअर्ट मिल। ही वाज gave a pivotal role in the classical economics. He describes how the classical economics behave. तो ये जो 5 इकोनॉमिस्ट है क्लासिकल के, वो बहुत प्रोमिनेंट बोले जाते हैं, बट दे आर द एंशिएंट वंस। इनकी थियरीज आज मॉडर्न टाइम में काम नहीं लगती, बट देन वी नीड टू नो अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आज के दिन में काम करते हैं। सी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स गलत थे और मॉडर्न इकोनॉमिक्स सही है। दोनों ही इकोनॉमिस्ट सही है अपने अपनी जगह पे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सही इसीलिए है क्योंकि उस जमाने में राजा रजवाड़े चलते थे, किंगमैनशिप चलता था, और उस जमाने का इकोनॉमिक्स पूरा अलग था। नाउ इन टुडेज वर्ल्ड इफ यू सी, डेमोक्रेसी चलती है, राइट, लोकशाही चलती है। डेफिनेटली वहां पे पहले पैसे का व्यवहार नहीं होता था, यानी देयर वाज नो मनी, राइट। देयर वाज यूज्ड टू बी बार्टर सिस्टम, बट नाउ एवरीवेयर देयर इज अ मनी। सो डेफिनेटली मॉडर्न इकोनॉमिक्स का रोल और भी प्रोमिनेंट होते गया है। पहले जमाने में बैंक्स नहीं होती थी, पर अभी जमाने में बैंक्स है, और बैंक्स ही नहीं, there are different types of money also: bank money, credit money, plastic money, and even virtual money जैसे कि बिटकॉइन। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का रोल और भी प्रोमिनेंट होते गया है, यानी इकोनॉमिक्स और मॉडर्नाइज होता जा रहा है। मॉडर्नाइज करने वाले सबसे पहला बंदा था जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्होंने रिवॉल्यूशनराइज ला दिया, राइट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को हटा के नई इकोनॉमी की खोज की। सो यू नीड टू रिमेंबर हिज नेम इज जॉन मेनार्ड कीन्स। उसके अलावा भी काफी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन, पॉल सैमुअलसन, अलान ग्रिन्सपान, पॉल क्रुगमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्स, एंड ये इंडियन है अमर्त्य सेन। नाउ दिस आर द प्रोमिनेंट आज के जमाने के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, जो काफी सारे रिवॉल्यूशनाइज थियरीज समझाते हैं हमको। कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? Yes, sir. Okay. Now let's understand meaning and definition of the macroeconomics. पहले हम ये समझ लेते हैं, आप ये पढ़ ही चुके थे, but let's understand again. The word macro, you know that, is derived from the Greek word macros, meaning large. Now macroeconomics किस पे डील करता है? So macroeconomics deals with the aggregative economics, यानी हमको पता है मैक्रो, लास्ट टाइम ने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा था जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स पे डील करता था। और मैक्रोइकोनॉमिक्स की जब हम बात करें
तो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है. एग्रीगेट यानी एक साथ सब इकोनॉमिक्स, right? So you're not talking about the economics of a firm, but you're talking about economics of a entire country, the aggregate of firms, बहुत सारी firms, not an individual, but the aggregate of individual, बहुत सारे individuals, right? In other words, it is defined as a study of overall economic phenomena. आपको पूरे इकोनॉमिक के फिनोमिना, पूरी इकोनॉमिक में क्या चल रहा है उसके फिनोमिना आपको समझाता है. दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ समझ में आता है. सो दिस इज you can see the entire economy overlooks, right, from the eagle's eye point of view. पूरी दुनिया को ईगल आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या हो रहा है, राइट? जैसे कि अगर आप दुनिया को ऐसे देखो, राइट, दूर से, सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो देखता है वो बहुत लार्ज पैमाने पे देखता है, राइट? सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप छोटी मोटी बात नहीं करोगे, आप बड़ी बात करोगे. आप ये नहीं सोचोगे कि इंडिविजुअल कितना इनकम कमाता है और उसका डिमांड क्या है और उसका कंजम्पशन क्या है, नहीं. बट पूरी इंडिया कितना कमाती है, द एंटायर कंट्री, और पूरा एंटायर कंट्री कितना एक्सपेंडिचर करता है. तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लुक एट एग्रीगेट ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री और इन द वर्ल्ड. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सो किन किन एरियाज को मैक्रो इकोनॉमिक्स टच करता है? सो याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम भी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? क्यों? क्योंकि उसका मेन सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखेंगे तो वही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. लोगों की इनकम, एक जन की नहीं पर बहुत सारे लोगों की इनकम कैसे डिटरमाइन करे, और ज्यादातर लोग कैसे एम्प्लॉयड हो. क्योंकि जब तक देश में लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, लोगों को इनकम नहीं मिलेगी, और इनकम नहीं मिलेगी तो ग्रोथ नहीं होगा. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ प्राइम सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी वजह से हम इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं ये जान पाएंगे, और इसीलिए उसको थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोला गया. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखें तो देयर आर फोर. द फर्स्ट इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ इसके अंदर हम क्या जानेंगे, यही थियरी हम पढ़ने वाले हैं, राइट? ये साल 6 चैप्टर ऑनवर्ड्स, 6 चैप्टर तक आपका, 5th चैप्टर तक आपका बेस होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद 6 चैप्टर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये पूरी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आगे चलेगी. नाउ व्हाट इज द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? सो ये आपको ये समझाएगी कि देश में इनकम को कैसे जनरेट किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए, वो थियरी आपको समझाएगी. एंड दिस थियरी इज बीन गिवन बाय आवर फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स. दूसरी थियरी है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन. खैर आप ये सब थियरी पढ़ोगे नहीं, पर मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है. आप बाहर जाते हो चीजें खरीदने के लिए, चीजें आज कुछ सस्ती लगती है, कल आपको महंगी लगेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं. अब ये क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए आपको एक और थियरी है, जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन. जैसे काफी टाइम आपके दादाजी बोलते होंगे कि 1970s में जब हम कॉफी पीते थे तो बहुत सस्ता था, पर आज हम जब 2019 में या 2021 में अभी जब कॉफी पी रहे बहुत महंगा हो रहा है. सो व्हाई द प्राइसेस हैव राइजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्राइस टू हैव राइजन? दिस इज द थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. थर्ड होगा थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ये समझाएगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे हो सकता है, राइट? यानी जीडीपी कैसे बढ़ सकती है. नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरी, बिकॉज एवरी कंट्री, हर एक कंट्री को यही चाहिए कि उनका इकोनॉमी ग्रो हो, राइट? तो ही उनके पास पावर आए, पॉलिटिकल पावर बढ़े वर्ल्ड में. एंड फोर्थ, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये थियरी ये बताती है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो कैसे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है.
You know the factors of production are 4: land, labor, capital, and entrepreneur. So definitely how you distribute all the income that is generated, or all the product yani production generated, to be distributed among the different sectors of the society. ये आपको समझाएगा थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट मैं बता दूं, आप ये साल ये 3 थियरी आप नहीं पढ़ने वाले. आप जो थियरी पढ़ने वाले हो वो सिर्फ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिसके ऊपर आपको 10 चैप्टर्स है. और पहले 5 चैप्टर्स आपको सिर्फ बेसिक समझाएंगे और बाकी के सब चैप्टर्स आपको ये थियरी को समझाएंगे. 1943 जब मेनार्ड केन्स ने थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नामक एक बुक लिखी, राइट, आफ्टर द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई. ये बुक में ही ये थियरी का जिक्र किया गया था. क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मान रहे थे अभी तक, तब तक वो थियरी को बदलने वाला था, वो ढंढोलने वाला था, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थियरी पूरी अलग थी और दुनिया में यही एस्टैब्लिश थियरी थी. हुआ यूं कि पूरे अमेरिका, राइट, यूएसए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में चला गया और उसको बाहर निकालने वाला कोई था नहीं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉन मेनार्ड केन्स एंड जॉन विथहॉल, जो अमेरिका के थे, दोनों साथ में आए और उन्होंने एक नई थियरी की रचना की. The new theory they revised, and that theory is called theory of income and employment. जो थियरी का जिक्र उन्हें अपनी किताब में किया. I have that book in my library, right? I'll show you some way down the line. जब हमारा छठा चैप्टर चालू होगा, 6th चैप्टर, राइट, जहां से हम थियरी पढ़ेंगे. बट that book has revolutionized the modern economics. यही बुक ने पूरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था. That we'll see afterwards. Now, what is the importance of macroeconomics? उसका महत्व क्या है macroeconomics का? Now, it provides a powerful tools to explain the working of the complex economic systems. ये modern economics अगर आप देखोगे तो बहुत complex है और उसके अंदर बहुत कुछ चीज चलती है, जैसे कि इकोनॉमी है, मनी, लेबर, प्रोडक्ट, एजेंट्स, कंजम्पशन प्रोसेस, बहुत सारी चीज चल रही है और हर एक चीज को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जहां बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वेरिएबल विल वर्क हाउ एंड एट व्हाट टाइम. तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, थियरी की जरूरत पड़ती है. पॉइंट नंबर 2, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है जिसके लिए आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क चाहिए. जैसे कि एग्जांपल, इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे हटाई जाए. आज सब लोग महंगाई से त्रस्त है, तो महंगाई को कैसे निकाला जाए. सो इन्फ्लेशन. देश में गरीबी बहुत है, हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी. बेरोजगारी बहुत है, हाउ टू रिमूव दैट अनएम्प्लॉयमेंट. दिस आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को निकालने के लिए ही मैक्रो इकोनॉमिक की थियरीज बनाई जाती है. The third importance, it helps in analyzing the reasons for economic fluctuations and provide remedies. So business में और इकोनॉमिक्स में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं. कभी तेजी का दौरा होता है, कभी मंदी का, राइट, बूम एंड बस्ट, ये आता ही रहता है. और उसको सॉल्व करने के लिए you need to understand the macroeconomics. If you want to provide a remedies, आपको उसकी solutions चाहिए कि ऐसा ना आए, बहुत उतार चढ़ाव ना आए और बिजनेस और इकोनॉमिक स्मूथली ग्रो हो. तो उसके लिए भी आपको मैक्रोइकोनॉमिक्स के हेल्प जरूरी है. So these are the importance of macroeconomics, but there are some limitations to that also. कुछ इसके limitations भी है. So macroeconomics ignores the structural changes in an individual unit. See, हम माइक्रोइकोनॉमिक्स अब पढ़ रहे थे तो इंडिविजुअल यूनिट कैसे बिहेव करता था वो हम देख रहे थे, राइट. बट यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल यूनिट कैसे बिहेव कर रहा है वो नहीं देखेंगे. नो, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस. वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ ऑल एग्रीगेटिवली, सब साथ में कैसे बिहेव करते हैं वो देख रहे हैं, राइट. और इसीलिए
सबसे बड़ी लिमिटेशन, इसका डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हम, बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो एग्रीगेट को देखेगा, हर एक बंदा क्या कर रहा है वो नहीं देखेगा, और इसीलिए मिसलीडिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जीडीपी $3,000 है अगर कोई बोले तो, पर ये $3,000 क्या सभी लोग कमा रहे हैं? नहीं। एक सिर्फ मुकेश अंबानी और अदानी और टाटा और बिरला, सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब कमा के बैठ गए हैं करोड़ों डॉलर्स। और इसीलिए हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के डिवाइड में, तो दिखता है कि ओके इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा यानी एक बंदे की जीडीपी $3,000 है, पर ऐसा हो भी नहीं सकता। हो सकता है कि जो गरीब बंदा है जो विलेज में रह रहा है काफी टाइम से, उसका पर कैपिटा जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम उसकी $1 भी नहीं हो, या एक या $10 के आजू बाजू ही हो। और ऐसा हो सकता है जो अंबानी है या अडानीज है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी पर कैपिटा इनकम में भी हो सकता है 3 लाख या 30 लाख या $3 करोड़ भी हो, राइट। सही मायने में बताया जाए तो $3 बिलियन के ऊपर है, $300 करोड़ के पार। सो यू सी दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए इंडिविजुअल को देखना बहुत जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल नहीं देखता है, वो सिर्फ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना देखता है। और जैसे एक हिग्स इकोनॉमिक्स ने पुट अप किया था, most of the macro magnitudes which figure so largely in economic discussion, जो इकोनॉमिक डिस्कशन में बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब पे एरर्स और एम्बिग्यूटीज, एम्बिग्यूटीज का मतलब कंफ्यूजन्स होते हैं, राइट। सो दे आर सब्जेक्ट टू एरर्स एंड एम्बिग्यूटीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना आसान है, बट जब हम उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें एरर्स और कंफ्यूजन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये भी इसका लिमिटेशन है। डिसएडवांटेज कोई नहीं है, पर यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं करता, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स अटक जाता है। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू से। समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके, आज के लिए इतना ही। I'm not going to go further than this, right? Now